अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो बच्चों आज हम क्लास 9th का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। तो इस चैप्टर में हम पीरियोडिक टेबल और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो आज के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे और इंट्रोडक्शन में भी हम दो चीजें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल एक्चुअल में होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। सेकंड वन इज व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पीरियोडिक टेबल। बेटा पीरियोडिक टेबल बनाने का मकसद और इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई। ओके, तो हर चीज का एक पर्पस होता है, एक एम होता है। जिस तरह यूओ केमिस्ट का पर्पस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। ओके, तो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए जर्नी के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, तो आइए हेडिंग लगाते हैं पीरियोडिक टेबल। बेटा अगर पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन की बात करें, पीरियोडिक टेबल इज नथिंग बट द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। बेटा बहुत आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि एलिमेंट को सिस्टमैटिक अरेंजमेंट दे देना, इसको हम पीरियोडिक टेबल का नाम देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं दी सिस्टमैटिक, एक खास सिस्टम में अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स is called periodic टेबल। ओके, तो डेफिनेशन क्लियर हुई। अब बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनको क्लासिफाई किस तरह कर सकते हैं। तो बेटा बेसिकली हम तीन तरह से पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स, नंबर टू ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड नंबर थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक्स। तो ये तीन तरह से हम पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हम अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स। नेक्स्ट है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज और थर्ड हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक्स। तो यहां पर बेटा जितनी बातें हम डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर में इन चीजों को इन डिटेल पढ़ेंगे। तो मेरे हर वर्ड पर आपने कंसंट्रेशन से बैठना है, ठीक है। जो मैं बताऊं उसको आपने नोट करते जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब बेटा अगर सबसे पहले हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स, तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को जो अरेंज किया जाता है वो ग्रुप्स और पीरियड्स में अरेंज किया जाता है। आप पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो उसको हम बेटा कहते हैं पीरियड्स, और अगर टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्रुप्स। ओके, तो हम ये कहेंगे फ्रॉम लेफ्ट
to write is called periods। और याद रखेंगे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 7 पीरियड्स होते हैं। देयर आर 7 periods in periodic table। ओके, अब बेटा अगर ग्रुप्स की बात करें तो टॉप से बॉटम हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स। तो हम ये कहेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड ग्रुप्स। ओके, और पूरे पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं। कितने? 1 से 18। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स। सेकंड अगर डिस्कस करें क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, तो बेटा प्रॉपर्टीज की बेस पर भी हम पीरियोडिक टेबल को 3 तरह से कैटेगराइज करते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड थर्ड इज मेटालॉइड्स। अब इसका क्या मतलब है, सुनिए जरा गौर से। बेटा पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो या तो मेटल हो सकते हैं, या वो नॉन मेटल होंगे, या वो मेटालॉइड्स होंगे। ओके, अब मेटल्स आपके पास वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। ओके, और वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो आपके पास नॉन मेटल्स होंगे। और ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं उसको हम मेटालॉइड्स कहते हैं बेटा। ओके, तो अगर पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज की जाए, खसूसियात की बेस पर, तो उसमें आपके पास कुछ मेटल्स होंगे, कुछ नॉन मेटल्स होंगे और कुछ आपके पास मेटालॉइड्स होंगे। अब मेटल्स की जैसे बात की तो ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। नॉन मेटल की बात करें तो ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। और मेटालॉइड्स आपके पास क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करें, उसको बेटा मेटालॉइड्स का नाम देते हैं। तो अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, तो आप ये लिख सकते हैं। ओके, थर्ड अगर हम बात करें, ये आपके पास सेकंड थी, और थर्ड आपके पास है ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक्स। अब जिस तरह हमारे हाउसिंग सोसाइटीज में भी होता है कि एफ ब्लॉक में रहता है, ये डी ब्लॉक में रहता है, सिमिलरली बेटा जो एलिमेंट्स हैं ये भी पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट ब्लॉक्स में रहते हैं। ओके, अब अगर ब्लॉक्स की बात की जाए तो पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स मौजूद होते हैं। ओके, तो ब्लॉक्स भी आपके पास 4 हैं। पहला है आपके पास एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो बेटा ये 4 ब्लॉक्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। अब इनको एस, पी, डी और एफ ब्लॉक क्यों कहते हैं, इसकी डिस्कशन हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे जब हम ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। तो ये आपको एक ओवरव्यू देना था कि हम पीरियोडिक टेबल को किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं। आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे इसको अपने नोट्स में उतार लें। ओके, तो ये था आपके पास पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन, पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन और उसको हम किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं। अब बेटा बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। इसको रेज कर दें। ओके, अब एलिमेंट्स कब से डिस्कवर हो रहे हैं और एलिमेंट्स को फिर खास सिस्टम में अरेंज क्यों किया गया। देखें बेटा, व्हाट इज द पर्पस
ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो अगर इसको हम एक लाइन में पहले लिख लें, फिर आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट देता हूं। देखिए, द मेन पर्पस ऑफ पीरियोडिक टेबल is to provide the basic framework to study the periodic behavior of chemical and physical properties of elements and their compounds। मतलब ये है आपके पास मेन रीजन जिसकी वजह से पीरियोडिक टेबल को बनाया गया। क्या है? द मेन पर्पस ऑफ पीरियोडिक टेबल इज टू प्रोवाइड द बेसिक फ्रेमवर्क टू स्टडी द पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। बेटा जरा गौर से सुने, पीरियोडिक टेबल बनाने का मकसद ये था कि आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क दे दिया जाए जिसमें आप एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को समझ सकें और उनके कंपाउंड्स को स्टडी कर सकें। अब आप कहेंगे कि सर इसके बगैर भी तो एलिमेंट्स की स्टडी की जा सकती है, लेकिन सुने बेटा, अब आपके पास तकरीबन 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं, 118 एलिमेंट्स हैं आपके पीरियोडिक टेबल में। अब हर एलिमेंट को वन बाय वन स्टडी करना ये पॉसिबल नहीं है। मतलब कि अगर आप हर एलिमेंट को इन डिटेल स्टडी करें और फिर हर एलिमेंट के हजारों के हिसाब से कंपाउंड होते हैं, मतलब एक हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं। अब वाटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो सब कुछ क्या है? डिफरेंट है। अब बेटा आप हाइड्रोजन को अलग से स्टडी करें, ऑक्सीजन को अलग से स्टडी करें, फिर इनके मिलने से एक नया कंपाउंड बनता है, उसको भी प्रॉपर्टीज को आपने डिस्कस करना है। तो 118 एलिमेंट्स को वन बाय वन करके डिस्कस करना ये पॉसिबल नहीं था। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने एलिमेंट्स को इस तरह सिस्टमैटिक अरेंजमेंट दी कि जिन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हैं उनको उन्होंने एक ग्रुप में अरेंज कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, सुने, एलिमेंट्स को स्टडी किया गया। अब जिन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उन्होंने क्या किया कि उन एलिमेंट्स को उठाकर एक ग्रुप में अरेंज कर दिया। अब उसका फायदा क्या हुआ कि अगर आप फर्स्ट 1 या 2 पहले 2 एलिमेंट्स को इन डिटेल स्टडी करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यार इसके नीचे जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी पहले 2 एलिमेंट्स जैसी है। तो आप सब एलिमेंट्स को फिर डिस्कस ना भी करें तो आपको उनकी प्रॉपर्टीज समझ आना शुरू हो जाती हैं। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बेटा। जैसे अगर हम पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप की बात करें, वो फर्स्ट ग्रुप आपके पास क्या होता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ओके, ये आपके पास पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप है। सबसे लेफ्ट साइड पर आपको ये ग्रुप नजर आएगा। अब देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, क्या बेटा साइंटिस्ट को क्या ख्वाब आ गया कि इनको ऐसे अरेंज करना है? देखें, अगर इसकी जगह हम कार्बन लिख दें
लिखने को तो लिख सकते हैं, लेकिन कार्बन की प्रॉपर्टीज इन सबसे डिफरेंट हैं, तो इसीलिए कार्बन को यहां नहीं रखा गया, यहां पर पोटाशियम को रखा गया। अब हाइड्रोजन लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक बेटा इन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर थी। अब एक जैसी प्रॉपर्टीज थी तो उठाकर एक ग्रुप में रख दिया गया। समझ आ रही है बात? अब जैसे अगर सेकंड ग्रुप की बात करें, ये आपके पास सेकंड ग्रुप है। अब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, अब इनको एक ग्रुप में रखने का मकसद ये कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। अगर आप बेरिलियम को अच्छे से स्टडी कर लें तो आप ये समझ जाएंगे कि यार अगर बेरिलियम की ये प्रॉपर्टीज हैं तो उससे नीचे आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी बेरिलियम से मैच करती हैं। क्या मैं आपको कॉन्सेप्ट दे पा रहा हूं? आपको समझ आ रही है कि अगर आप बेरिलियम को स्टडी करें तो आपको यह समझ आ जाएगी कि यार इससे नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज बेरिलियम से मैच करती हैं। तो आप बजाय कि अलग अलग एलिमेंट को डिस्कस करें, आप बेरिलियम को स्टडी करें, आपको सबकी प्रॉपर्टीज समझ आ जाएगी। बजाय इसके कि आप सब एलिमेंट्स को स्टडी करें, आप हाइड्रोजन और लिथियम एक दो एलिमेंट्स को इन डिटेल स्टडी करें, फिर आपको समझ आ जाएगी कि यार इससे नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हैं। अभी एक एग्जांपल के साथ चलो आपकी ईज के लिए, आपकी आसानी के लिए एक मैं आपको एग्जांपल देकर चलता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो आपने पढ़ रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ा पहले वो आप पढ़ लें, उसमें मैंने बहुत अच्छे से उसको करवा रखा है। अब यहां पर देखें केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है। ओके, अब देखिए अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें ना, इस वाले की, अब जरा गौर से समझिएगा बेटा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। ओके, अब रुबिडियम का आपके पास 37 और सीजियम का आपके पास होता है 55, फ्रांसियम का आई थिंक 87। ओके, तो ये इनके एटॉमिक नंबर्स हैं। अगर बेटा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s1। अब सुनते जाइएगा, अब यहां पर ये मेरा पर्पस ये नहीं है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाना, मैं ये मानकर चलूंगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आ चुके हैं। ओके, लिथियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s1। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s1। एक और ले लेते हैं, चलिए पोटाशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब बेटा इसको छोड़ दें, भी यहां से आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। अब बेटा अगर ये चार एलिमेंट्स जिनकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है, आप मुझे बताएं कि इनका आखिरी शेल कौन सा है। अब जो बिगेस्ट नंबर होता है वही उसका आखिरी शेल होता है। यहां पर एक है तो यही इसका वैलेंस शेल है। ओके, अब वैलेंस शेल को मैं सिर्फ क्लैरिफाई करूंगा। ये इसका हाइड्रोजन का वैलेंस शेल, लिथियम का देखें तो ये सेकंड हाईएस्ट नंबर है, ये इसका वैलेंस शेल है। सोडियम की बात करें तो ये 1 2, ये थर्ड वाला इसका आखिरी शेल है। और अगर पोटाशियम की बात करें तो ये 4s1 आपका वैलेंस शेल है। बेटा एक चीज आप देखें कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नंबर ऑफ शेल चेंज हो रहा है। देखें ये फर्स्ट तो पहला शेल, दूसरा शेल, थर्ड एलिमेंट है तो तीसरा शेल, फोर्थ एलिमेंट है तो चौथा, मतलब नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में वो सेम है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा अगर हम हाइड्रोजन को स्टडी करें ना तो हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। इस चीज को समझे, हाइड्रोजन क्या करता है, अपना ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है।
लिथियम की बात करें तो लिथियम को जब स्टडी किया गया तो ये भी इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लॉस कर देता है अपना आखिरी शेल, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अब ये इसी तरह के बेटा ये भी तो हैं S1 तो बेटा ये सोडियम भी अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, पोटाशियम भी अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। मतलब कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं और ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है। मतलब मकसद कहने का ये कि जिन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी उनको हमने एक ही ग्रुप में अरेंज कर दिया ताकि हमें एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके कंपाउंड्स को स्टडी करना आसान हो। ओके, तो होप सो आपको पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन, उसकी क्लासिफिकेशन और ये समझ आया होगा कि हमें जरूरत क्यों महसूस हुई कि हम पीरियोडिक टेबल को अरेंज करें। तो ये था आपका आज का लेक्चर। नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।